Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on turning flight. So today I am going to discuss about major point related to turning flight. So watch this video lecture till the end as I have tried to cover most of the point related to DGC exam point of view. So let's get started. So the topic is aerodynamic forces in turning. So in this topic, I am going to talk about what are the forces responsible for this particular turning flight, and also we will see how the aircraft is entering into the skid and the slipping condition. So डिस्कस करते हैं फटाफट इस टॉपिक को. So let this is an aircraft and is in a banking condition. That is what I am about to turn the aircraft. So the force I have drawn is a lift which is at certain angle named as phi. This phi is indicating the banking angle. ये phi जो है banking angle को indicate कर रहा है. तो जैसे ही मैं अपने एयरक्राफ्ट को बैंक करने की कोशिश करता हूँ, इस केस में मेरा जो लिफ्ट है वो दो फैक्टर में डिवाइड हो जाता है. वन इज़ एल कॉस फाई एंड अनदर वन इज़ एल साइन फाई. That means I am having two component, that is vertical VC and horizontal component HC I am writing. There are two component of a lift now which imply जो मेरा फोर्स है वेट इसको बैलेंस करने के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अभी थोड़ा कम हो गया है. ठीक है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम लोग. नाउ जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आई कैन से अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको एफ लिख देते हैं. चलिए पूरा ही लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड जस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट इन दिस डायरेक्शन आई विल हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इक्वल एंड अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है. अब यहाँ पे दो मेजर कंडीशन हो गई. अगर एयरक्राफ्ट मेरा बैंक करते समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर ये फोर्स हाई हो जाता है, इट मीन्स मेरा एयरक्राफ्ट स्लिप कंडीशन में एंटर हो जाएगा. ठीक है, वेयर एज अगर मेरे एयरक्राफ्ट का ड्यूरिंग बैंकिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मेरा एयरक्राफ्ट स्किड कंडीशन में एंटर हो जाएगा. दीज आर द टू केसेस इन विच आई कैन से कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों रेस्पॉन्सिबल है. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एल साइन फाई विच इज़ बिहेविंग एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक फॉर्मूले से, दैट इज़ एम वी स्क्वायर बाई आर. mv square by r. This is how I used to represent these forces. मैं फ़िलहाल ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा है mv square by r. अब हम ब्रेक करते हैं इन फोर्सेस को एंड देखते हैं कि कैसे ये फोर्स इक्विलिब्रियम में बैलेंस होकर अपने को कंडीशन देते हैं. तो वी कैन सी दिस L cos phi is equal to weight. You can see this L cos phi is equal to this वेट, मतलब इसको बैलेंस करेगा ये. वेयर एस यानी कि ये मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब मैं इक्विलिब्रियम में रख रहा हूँ. वेयर एज एल साइन फाई विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये हुआ मेरा वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ वन कैन ईजिली फाइंड कि ये जो एल कॉस फाई है, आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस कॉस फाई इज इक्वल टू 1 बाय L upon W, which is also be written as 1 by n, where n is known as load factor. N is known as load factor, which is the ratio of lift and weight. Ratio of lift and weight. तो यानी कि मेरा जो बैंक एंगल है देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोड फैक्टर के प्रोपोर्शनल है. sec phi is equal to n. Now इसके बाद what I am going to do next,
मैं ये जो एल साइन फाई है और एल कॉस फाई है, अगर मैं इन दोनों को 1 और 2 इक्वेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट mv square by r whole divided by w. That means mv square by r w, and I can also write this as mv square by r. वेट को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू ग्रेविटी mg. So this m and m will get cancel out and the remaining will left v square by r3. ठीक है, और ये l से l कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली इट विल कम एज tan phi. ये l से l मतलब दिस l विल गेट कैंसिल आउट. ठीक है, ये l आपस में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो जो फाइनल फॉर्मूला होगा दिस वी हैव टू रिमेंबर. एंड गाइस ये जो अब देखो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं. ये जो बैंक एंगल है फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एयर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बैंक एंगल. दूसरा आर इज़ नोन एज टर्न रेडियस, ये आर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस बैंक एंगल के, यानी कि टर्न रेडियस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंक एंगल एंड एयर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंक एंगल. सो गाइस अब बढ़ते हैं थोड़ा पॉइंट वाइज और डिस्कस करते हैं हर पॉइंट को इससे रिलेटेड. तो यहाँ पे हमने जो देखा, हम लोगों ने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा एंड वी गॉट सर्टेन इक्वेशन दैट इज tan phi इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. और इसी में हमने देखा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता है तब क्या होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है तब क्या होगा. यहाँ मैंने सिर्फ फोर्स बैलेंस के बारे में बताया और आपको टर्निंग के बारे में बताया. ठीक है, अब लेटर ऑन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे हर जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या हर पॉइंट बोलता है. मतलब इंडिविजुअल अगर मैं पिक करता हूँ मान लीजिए वर्टिकल कंपोनेंट को तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे तो मैंने डिस्कस कर लिया. हॉरिजॉन्टल में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल से तो स्लिप हो जाएगा एयरक्राफ्ट, है ना. एंड अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ज़्यादा कर दिया तो वो इस एयरक्राफ्ट मेरा स्किडिंग में चला जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट हाई हुआ तब क्या होगा या लो हुआ तो क्या होगा, कैसे अपने को उसको बैलेंस करना है, ये सारा चीज़ हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे. इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करूँगा, अगले वीडियो में मैं सारा पॉइंट वाइज कवर करूँगा कि व्हाट विल बी द चेंजेस इफ़ वी विल फाइंड कि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया ड्यूरिंग बैंकिंग. सो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो लेक्चर. अगले वीडियो में आपको पॉइंट वाइज में हर जो टर्निंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे मैं कवर करके इसको कवर करूँगा टॉपिक को. थैंक यू.